Hi guys, welcome back to my channel. My name is Jessica, your UK guide. तो आज के वीडियो में मैं आपको एक पूरा यूके प्रोसेस का चेकलिस्ट बताने वाली हूँ जिसमें टोटल 8 स्टेजेस है एंड वो एक एक स्टेजेस में कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो आज मैं आप सबको एक्सप्लेन करने वाली हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो पहला स्टेज है एप्लीकेशन प्रिपरेशन. उसमें आपको आपके सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स को रेडी करने हैं एंड वो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं वो मैं आपको भी बता रही हूँ. पहला है 10th, 12th, कॉलेज की मार्कशीट्स, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट. एंड जो बच्चों ने इंटर्नशिप नहीं किया है या जिनके पास अभी डिग्री सर्टिफिकेट नहीं आया है वो प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट भी अप्लाई कर सकते हैं. एकेडमिक्स डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाए उसके बाद हमें अप्लाई करना है फॉर LOR जो आपको आपके यूनिवर्सिटी से मिलेगा. LOR इज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो आपको आपके यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस के हिसाब से ही प्रिपेयर करना है एंड उसमें आपका यूनिवर्सिटी मेंशन करेगा कि आप उनके स्टूडेंट थे, बैचलर्स आपने वहां से किया है एंड अभी आप अब्रॉड में मास्टर्स करने के लिए एलिजिबल हो. LOR के बाद आता है मेन स्टेप जो है SOP. वो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत अच्छे से बनाना बिकॉज इसके ऊपर डिपेंड करता है आपका ऑफर लेटर. ऑफर लेटर भी 2 टाइप्स के होते हैं जो मैं आपको आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी. स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कुछ नहीं है, बस आपको एक पूरा ऐसे बनाना है जिसमें आपको मेंशन करना है आपका स्किल्स, एबिलिटीज, आपके करियर गोल्स, आपके मोटिवेशन एंड आप क्यों वो कॉलेज और वो कोर्स में फिट होते हो. जो यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करोगे वो वहां के एडमिनिस्ट्रेशन आपका SOP रीड करके ही आपको ऑफर लेटर रिलीज करके देंगे. जैसे ही SOP प्रिपेयर हो गया और अगर आप वर्किंग हो तो आपको और 2 चीज प्रिपेयर करने हैं. वो है एक्सपीरियंस लेटर एंड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपके वर्किंग कंपनी से. ये 2 की जरूरत क्यों है? बिकॉज ये आपको एक एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपके यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए अच्छा रहेगा. जो वर्क नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, बट इफ यू गाइज आर वर्किंग देन प्लीज एक्सपीरियंस लेटर एंड LOR रख लेना. जैसे हमारे ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हो जाए नेक्स्ट स्टेप है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज. बट हाँ, SOP जब प्रिपेयर करो तो आप जो जो यूनिवर्सिटीज को आप शॉर्टलिस्ट कर रहे हो उनके गाइडलाइंस एंड जो जो यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो उनके पूरे क्राइटेरिया रीड करके ही फिर उनके हिसाब से SOP बनाना. बिकॉज सारे यूनिवर्सिटी सेम नहीं होते, सबके क्राइटेरिया डिफरेंट होते हैं. जैसे आपने शॉर्टलिस्ट कर दिया यूनिवर्सिटी, यू आर रेडी टू अप्लाई. ये था हमारा स्टेज 1. अब स्टेज 2 है ऑफर स्टेज जिसमें आपको ऑफर लेटर यूनिवर्सिटी रिलीज करके देंगे. ऑफर लेटर की बात करें तो वो 2 टाइप के होते हैं जैसे मैंने पहले कहा था. एक है अनकंडीशनल ऑफर लेटर एंड दूसरा है कंडीशनल ऑफर लेटर. तो ये कंडीशनल ऑफर लेटर क्या होता है? जब आपके SOP में अगर आपके यूके यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ डाउट हो या क्वेश्चन हो या उन्हें लगे कि आपने अगर उनके क्राइटेरिया के हिसाब से नहीं बनाया है तो वो आपको कंडीशनल ऑफर मेल करते हैं जिसमें वहां पे पूरे कंडीशंस लिखे होते हैं क्या क्या उनको रिक्वायर्ड है. पर वो बहुत नॉर्मल है बिकॉज मेरे फ्रेंड्स में से भी बहुत लोगों को कंडीशनल ऑफर आया था एंड जैसे ही आप वो सारे कंडीशंस को आपके SOP में वापस से एडिट करके सेंड करोगे वो आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर दे देंगे. ऑफर लेटर को यूजुअली 1 to 4 वीक्स लगता है बट मेरे टाइम में वो 1 हफ्ते में ही आ चुका था. जैसे आपके पास आपके ऑफर लेटर्स आ चुके उसके बाद आपको करना है स्कॉलरशिप अप्लाई. स्कॉलरशिप में अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरी यूनिवर्सिटी में जब मुझे अनकंडीशनल ऑफर मिला तब उसी में ही इंक्लूडेड था कि मैं 3000 पाउंड स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हूं. तो आप एक बार आपकी यूनिवर्सिटी में भी चेक कर लेना कि कहीं अलग से कोई स्कॉलरशिप तो नहीं. बिकॉज मेरे यूनिवर्सिटी में जो प्लेयर्स या एथलीट्स थे उनके लिए अलग सा स्कॉलरशिप था जहाँ पे हमें अलग सा उन्हें अप्लाई करना पड़ा 3000 पाउंड से स्कॉलरशिप के अलावा. तो आप भी एक बार चेक कर लेना. तो जैसे ही आपके ऑफर लेटर्स आपके पास आ जाए एंड आपने स्कॉलरशिप अप्लाई किया, नेक्स्ट स्टेप हमें लेना है अप्लाई फॉर लोन. लोन जो बच्चे लेना चाहते हैं आई गेस उसमें आप आपके रिस्पेक्टिव बैंक्स को भी पूछ सकते हैं या फिर HDFC क्रेडिला, SBI या ICICI बैंक भी लोन प्रोवाइड करते हैं. ये था हमारा स्टेज 2. अब हम जाएंगे स्टेज 3 जो है फंड्स एंड पेमेंट. तो ये स्टेज में क्या होगा, इसमें आपको आपके यूनिवर्सिटी का फीस पे करना होगा एंड वो पेमेंट आप फ्लाईवायर के थ्रू भी कर सकते हो. बिकॉज मैं पर्सनली बोलूंगी कि मुझे फ्लाईवायर बहुत सेफ लगता है
क्योंकि फ्लाई वायर की तरफ से भी हमें एक रिसीट आता है एंड यूनिवर्सिटी तो ऑब्वियसली हमें रिसीट देते ही है फीस के लिए। पेमेंट आप या तो फुल कर सकते हो या तो आप हाफ इंस्टॉलमेंट में कर सकते हो, जैसे मैंने किया था। जैसे ही आपने अपना फीस पे कर लिया फ्लाई वायर के थ्रू, जैसे हाफ इंस्टॉलमेंट, नेक्स्ट स्टेप आपको लेना है मेंटेनेंस ऑफ फंड्स। उसमें आपको आपका लिविंग एक्सपेंस जो रहेगा एंड हाफ ट्यूशन फीस उसको मेंटेन करके रखना है। क्यों? बिकॉज ये मेंटेनेंस ऑफ फंड्स आपकी वीजा प्रोसेस में बहुत काम आएगा। और अगर मैं अभी लिविंग एक्सपेंस की बात करूं तो लिविंग एक्सपेंस इन लंदन बहुत कॉस्टली होता है ऑब्वियसली, तो उसका था जीबीपी 12,000 के अराउंड एंड आउटसाइड लंदन था जीबीपी 9,000 या 10,000 के अराउंड। तो जैसे हमारे स्टेज 3 में पेमेंट हो गया, मेंटेन कर लिया हमने फंड्स, नेक्स्ट स्टेप आपको प्रिपेयर करना है वो इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू का मैं कहूंगी कि वो इंटरव्यू सबको नहीं आता, बिकॉज मेरे और मेरे जो फ्रेंड्स थे जो अलग अलग कोर्सेज में भी थे उन्हें कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस नहीं आए थे। बट येस, किसी किसी को आते हैं अगर उनको कुछ प्रायरली कुछ क्वेश्चन करना हो आपको, बट उसमें कुछ नर्वस या डरने की जरूरत नहीं। वो इंटरव्यू क्वेश्चंस पूरा आपके एसओपी के रिलेटेड ही होगा। तो आपको क्या करना है, आपको एक बार थरली अच्छे से एसओपी को वापस से रीड करना है एंड उसमें से आपको जैसे लगे वो एक क्वेश्चन एंड आंसर्स अलग सा प्रिपेयर करके आपको अपने वर्ड फाइल में सेव करके रखना है, जो आपको हेल्प करेगा आपके इंटरव्यू के टाइम। ये इंटरव्यू का जो मैंने कहा वो है स्टेज 4। अब हम बात करेंगे स्टेज 5 जो है अप्लाई फॉर कैस। कैस है कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस लेटर, जो हमें यूनिवर्सिटी से मिलता है। कैस हमें मिलने के टाइम भी हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्हें अप्लाई करने पड़ते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स है मेडिकल टीबी सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, एफिडेविट अगर आपका नेम कुछ चेंज हुआ हो या आप मैरिड हो, बर्थ सर्टिफिकेट इन इंग्लिश अगर आपके पेरेंट्स फंड कर रहे हो, डिग्री, मार्कशीट जो हमने एकेडमिक में सब रेडी रखे थे, वो सब आपको अप्लाई करना है कैस के लिए। कैस भी आपको ऑलमोस्ट 1 to 2 वीक्स में आपको मिल जाएगा। जैसे आपको आपका कैस रिसीव हो जाए, इट्स मैंडेटरी कि आप कैस के सारे डिटेल्स थॉरली एक और बार रिवाइज कर लेना, बिकॉज कभी कभी कैस में मिस्टेक आता है। तो वो सारे डिटेल्स जो भी आपने मेंशन किए होंगे और जो वहां से लेटर आया होगा वो सब एक और बार आप रीड कर लेना। फिर आता है स्टेज 6, उसमें है ओपन एंड यूके बैंक अकाउंट। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने ये सारे प्रोसेस आईडीपी के थ्रू करवाए थे, तो मुझे आईडीपी वालों ने ही एक आईसीआईसीआई यूके बैंक अकाउंट ओपन करके दिया था। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैंने आके यहाँ लोकल बैंक अकाउंट ओपन नहीं किया, मैंने यहाँ भी आके ओपन किया लोकल, बिकॉज वो मुझे ऐसा लगा कि एक लोकल रहना अच्छी बात है। तो मैं आप लोगों को भी यही गाइड करूंगी कि अगर आप इंडिया से कुछ आईसीआईसीआई यूके बैंक अकाउंट ला रहे हो जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वहां पे 0 बैलेंस है एंड इट इज गुड, बट यहाँ पे आके आप यहाँ का एक लोकल अकाउंट भी ओपन करना जिसमें बहुत सारे हैं, उसके रिलेटेड भी मैं आगे आपको एक वीडियो बना के बताऊंगी। जैसे आपने एक यूके बैंक अकाउंट ओपन कर लिया, वो ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं करना तो भी चलेगा, करना हो तो आप ये कर सकते हो। आईसीआईसीआई यूके बैंक अकाउंट में 0 बैलेंस चार्जेस होते हैं। जैसे ही 6 स्टेजेस आपके कंप्लीट हो जाए, फिर आता है स्टेज 7 जो है वीजा प्रोसेस। वीजा प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का इंटरनेशनली एक्सेस ऑन कर देना, बिकॉज उसके बिना ना आप आईएचएस का पेमेंट कर पाओगे ना ही आप वीजा फी पेमेंट कर पाओगे। अब ये आईएचएस क्या है? आईएचएस इज इंटरनेशनल हेल्थ सरचार्ज, जो एक हेल्थ इंश्योरेंस है एंड वो मैंडेटरी है सारे स्टूडेंट्स को जो भी यूके पढ़ने आ रहे हैं। एंड आईएचएस का जब तक आप एक अमाउंट पे नहीं करोगे तब तक आप वीजा फी पेमेंट नहीं कर पाओगे। मेरे टाइम तक आईएचएस का पेमेंट था 1000 जीबीपी पर ईयर और वीजा फीस था जीबीपी 490। जैसे ही हमने हमारा इंटरनेशनल एक्सेस कर लिया, हमने हमारा आईएचएस पेमेंट कर लिया, वीजा फी पेमेंट कर लिया, नेक्स्ट स्टेप है वीएफएस अपॉइंटमेंट। वीएफएस अपॉइंटमेंट में एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको नॉर्मल एप्लीकेशन ही रखना है। प्रीमियम पे करके वीजा जल्दी प्रायरली आ जाएगा, ये सब बोलना स्कैम है। कुछ भी ऐसा नहीं होता, 10 to 15 डेज कुछ नहीं लगता। मेरा अगर मैं बात करूं तो मेरा वीजा 5 डेज के अंदर आ गया था। और अगर ये सेम चीज मैं आपको अगर मेरे फ्रेंड के बारे में बताऊं तो वो जब वीएफएस गया था तो उसे भी फोर्स किया था कि आप प्रीमियम ले लो, बिकॉज 10-15 डेज तो लगेगा ही, जो उसने मना कर दिया। एंड उसका तो मेरे से पहले ही आ गया, उसका 1 डे में वीजा आ गया था। तो ये सब एक्स्ट्रा पे करके वीजा को लाना ये वर्थ इट नहीं है।
जैसा है नॉर्मल एप्लीकेशन ही आप लोग रखना। जैसे ही आपने VFS अपॉइंटमेंट ले लिया, आपने आपका बायोमेट्रिक्स कर दिया, आपने अपने एप्लीकेशन को आगे डाल दिया, नेक्स्ट स्टेप है वीजा डिसीजन, जो आपको बहुत जल्द आ जाएगा। स्टेज 8 है पोस्ट वीजा। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको वीजा आ गया है। अभी आपको करना है एकोमोडेशन बुक, मेन इंपॉर्टेंट चीज। जैसे ही आप एकोमोडेशन बुक कर दोगे, नेक्स्ट स्टेप इज बुक योर फ्लाइट टिकट्स, बिकॉज अगर आप जितना लेट करते रहोगे उतने प्राइसेस हाई होते जाएंगे। जैसे ही आप बुक कर दोगे, नेक्स्ट आपको करना है अटेंड यूके प्री डिपार्चर, जो आपको आपकी यूनिवर्सिटी से ही मेल आएगा कि ये जगह पे आपका प्री डिपार्चर मीटिंग है, तो वो आप अटेंड कर सकते हो ताकि आपको आइडिया भी मिले। एंड वो डिपार्चर मीटिंग में कभी कभी किसी को सिम भी मिलता है जो आप यूज भी कर सकते हो। मेरे टाइम की मैं बात करूं तो हमें एक सिम मिला था जो लिबारा का था, और वो मैं अभी तक यूज कर रही हूँ। लिबारा इज अ गुड सिम। तो आपकी मेन चीज सारे कंप्लीट हो गए। आपने आपका पूरा VFS का अपॉइंटमेंट ले लिया, आपने अकोमोडेशंस बुक कर लिया, आपने टिकट्स बुक कर लिया। अब स्टेज 8 में आया सबसे लास्ट चीज, मेक योर शॉपिंग लिस्ट। शॉपिंग में क्या क्या चीजें आएंगे, यूके के वेदर के हिसाब से कौन से कपड़े लाने हैं, वो भी मैं आपको मेरे अगले वीडियो में जरूर बताऊंगी। जैसे ही आप आपके यूके डिपार्चर मीटिंग को अटेंड करोगे, थोड़े दिनों बाद आपको आपकी यूनिवर्सिटी से मेल आएगा एनरोलमेंट ऑफ योर कोर्स का मतलब है जो आपको आपके कोर्स में जाके एनरोल करना है, एंड वो आपको आगे जाके इंटरनेशनल चेक इन में हेल्प आएगा जब आप यूके यूनिवर्सिटी में पहुंचोगे। तो आज का वीडियो बस इतना ही था। ये सारे प्रोसेस मैंने आपको बता दिए जो मैंने फॉलो किए, एंड ये सारे स्टेजेस के हिसाब से अगर आप जाओगे तो ये बहुत ईजी पड़ेगा आपको। एंड आई होप कि आप बहुत जल्दी यूके आओ एंड आपका सारा प्रोसेस हो जाए। आगे भी मैं सारे एकोमोडेशंस कैसे बुक करने हैं, यूके वेदर के हिसाब से कौन सी शॉपिंग लिस्ट है, क्या क्या लाना चाहिए, क्या क्या नहीं लाना चाहिए, वो सब मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।